दिन था 4 नवंबर 1948। देश की आजादी के बाद अब संविधान निर्माण की बारी थी। सबसे पहले देश का नाम तय करना था। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मसौदा पेश किया। मसौदा देखकर समिति के कुछ सदस्य चौंक गए। मसौदे में देश का नाम इंडिया तो था, लेकिन भारत नाम का कहीं भी जिक्र नहीं था। इस पर संविधान सभा के सदस्यों ने आपत्ति जताई। मसौदा पेश किए जाने के लगभग एक साल बाद 18 सितंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का संशोधित ड्राफ्ट पेश किया। अब इसमें भारत नाम का भी जिक्र था। आर्टिकल 1 के तहत कहा गया कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। लेखिका कैथरीन क्लेमेंटिन ओझा ने ओपन एडिशन जर्नल में छपे एक रिसर्च पेपर में संविधान सभा में हुई बहस का ब्यौरा दिया है। ओझा लिखती हैं, उस रोज सभा खत्म होने में आधे घंटे का समय बचा था और डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि आर्टिकल 1 में जो बदलाव हुआ है वो उसी दिन बिना बहस के स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन संविधान सभा के बाकी सदस्य इस मुद्दे पर बहस करना चाहते थे। संविधान की पहली ही लाइन इंडिया दैट इज भारत संविधान सभा के कई सदस्यों को पसंद नहीं आई। बहस में अगले दिन बोलने वालों में सेंट्रल प्रोविंस के सेठ गोविंद दास, यूनाइटेड प्रोविंस से कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत और फॉरवर्ड ब्लॉक के हरि विष्णु कामत प्रमुख थे। कामत ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उनका प्रस्ताव था इंडिया जो कि भारत है के बदले होना चाहिए भारत जो अंग्रेजी भाषा में इंडिया कहलाता है। सेठ गोविंद दास का प्रस्ताव था भारत जो विदेशों में इंडिया नाम से जाना जाता है। अगले नंबर पर कांग्रेस के नेता जो आगे चलकर यूपी के मुख्यमंत्री भी बने, कमलापति त्रिपाठी बोले। उन्होंने कहा इंडिया जो कि भारत है के बदले भारत जो कि इंडिया है होना चाहिए। इन सभी लोगों ने क्रम में बदलाव का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसी ने भी इंडिया नाम हटाने की बात नहीं कही। केवल हरगोविंद पंत चाहते थे कि देश का नाम भारतवर्ष होना चाहिए और कुछ नहीं। बिहार से संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद ताहिर तो डॉक्टर अंबेडकर पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर से अगर कोई उनके जन्म स्थान के बारे में पूछे तो उन्हें कहना पड़ेगा मैं इंडिया से हूं जो कि भारत है। लंबी बहस के बाद जब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस संशोधन को वोटिंग के लिए सदन में रखा, इंडिया की जगह भारत किए जाने का प्रस्ताव 38 के मुकाबले 51 वोटों से गिर गया। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ड्राफ्ट में लिखा था वही पारित हुआ, यानी इंडिया दैट इज भारत। हालांकि संविधान की हिंदी प्रति में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया। नमस्कार, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं सचमुच टीवी। आज हम बात कर रहे हैं देश में चल रहे इंडिया बनाम भारत विवाद को लेकर। इस पूरे कथानक को हम इतिहास की गहरी घाटियों से खंगालते हुए वर्तमान के गलियारे तक लाएंगे। संविधान निर्माण के समय से शुरू हुआ देश के नाम का ये विवाद आज तक नहीं सुलझ पाया है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये विवाद क्या है, क्यों है, भारत और इंडिया नाम कब और कैसे पड़े, क्या देश के और भी नाम थे, क्या पहले भी नाम बदलने के प्रयास हुए हैं, तब भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों का क्या स्टैंड था, क्या और देशों के भी अलग अलग नाम हैं, क्या देश का नाम बदला जा सकता है और अगर बदला जा सकता है तो इसमें खर्चा कितना आएगा। वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का नाम इंडिया रखे जाने से क्या आपत्ति थी। अगर भारत ने अब इंडिया नाम छोड़ा तो क्या पाकिस्तान उसे लपक लेगा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से राष्ट्र प्रमुखों को G20 समिट के जो आमंत्रण पत्र भेजे गए थे उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया। इस निमंत्रण के सार्वजनिक होने के बाद से राजनीतिक दलों ही नहीं देश भर में बहस छिड़ गई कि क्या मोदी सरकार इंडिया हटाकर देश का नाम सिर्फ भारत कर सकती है। कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि लोगों को इंडिया के बजाय भारत ही कहना चाहिए। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि देश का नाम बदलने के लिए संसद में विधेयक लाया जा सकता है। इन सब चर्चाओं के बीच पहले ये जान लेते हैं कि भारत और इंडिया के अलावा हमारे देश के और क्या क्या नाम हैं। जिस देश को हम इंडिया, भारत या हिंदुस्तान कहते हैं उसे और भी कई नामों से जाना जाता है। भारत को सबसे पहले आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त यानी आर्यों का निवास स्थान। इस क्षेत्र में आर्यों की संस्कृति का बोलबाला था।
मनुस्मृति में हिमालय और विंध्य पर्वतमाला के बीच बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक के क्षेत्र को आर्यावर्त नाम दिया गया है। आर्यावर्त को ठीक से समझने के लिए पहले हमें जम्बू द्वीप को समझना होगा। जम्बू द्वीप का मतलब लगभग आज का पूरा एशिया है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में जम्बू द्वीप नाम का जिक्र मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी जम्बू द्वीप का उल्लेख है। हालांकि जम्बू द्वीप का संबंध पूरे महाद्वीप से था। इस महाद्वीप में काले जामुनों की बहुतायत थी, इसी कारण इसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। जम्बू द्वीप नाम का इस्तेमाल प्राचीन शास्त्रों में भारत शब्द के प्रचलन में आने से पहले किया गया था। भारत के लिए अंग्रेजी शब्द इंडिया की शुरुआत से पहले कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जम्बू द्वीप भारत के लिए ऐतिहासिक शब्द था। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए यह वैकल्पिक नाम आज भी थाईलैंड, मलेशिया, जावा और बाली में इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी पर मौजूद कुल 7 महाद्वीप पहले जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, स्वाक द्वीप और पुष्कर द्वीप कहलाते थे। हमारा देश इसी जम्बू द्वीप का एक हिस्सा है। शास्त्रों में इसके 9 खंड बताए गए हैं। पहला भारत, फिर किमपुरुष, हरि, केतुमाल, इलाव्रत, भद्राश्व, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। कुछ 100 साल पहले तक पारस यानी ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, हिंदुस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस भारत के ही हिस्से बताए गए हैं। भारतवर्ष उत्तर में हिमालय से दक्षिण में महासागर तक फैला हुआ है। इसी के उत्तरी भाग को आर्यावर्त कहा जाता रहा है। यह आर्यावर्त अफगानिस्तान में बहने वाली काबुल नदी से लेकर गंगा नदी तक फैला हुआ था। काबुल नदी को वैदिक काल में कुंभा नदी और उससे भी प्राचीन में कोफेसा नदी कहा जाता है। दक्षिण भारत में भारत के लिए द्रविड़ नाम भी खूब इस्तेमाल होता रहा है। भारत के कुछ नाम ऐसे भी हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। चीन के लोग भारत को तियानझू और जापानी तेंजुक कहते थे। तियानझू सिंधु के चीनी अनुवादों में से एक है। चीनी लोग भारत को जुआंदू और वियेंदू भी कहा करते थे। तिब्बत के लोग भारत को ग्यागर और फाल्गुल कहकर बुलाते थे। भारत को हिब्रू में होडू भी कहा जाता है। प्राचीन यूनानियों ने भारतीयों को इंडोई भी कहा है। इसका अनुवाद सिंधु के लोग होता है। भारत के लिए इंडिका का इस्तेमाल सबसे पहले मेगस्थनीज ने किया था। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, अब इस पर बात करते हैं। इसको लेकर कई अलग अलग मत हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पुरुवंशी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। इनका जिक्र महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। कथा कुछ यूं है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की एक बेटी हुई, नाम था शकुंतला। शकुंतला और हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ था। उनकी एक संतान हुई भरत, जो आगे चलकर हस्तिनापुर के महाराजा बने। इन्हीं भरत ने एक विशाल भूखंड पर लंबे समय तक राज किया और इन्हीं के नाम पर उनके राज्य का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऐत्रेय ब्राह्मण के मुताबिक शकुंतला दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही इस भूभाग का नाम भारत पड़ा है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत ने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध यज्ञ किया, इसीलिए उनके राज्य को भारतवर्ष कहा गया। हालांकि इस भूभाग पर शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत के अलावा भी कई भरत हुए हैं। पौराणिक युग में दशरथ पुत्र भरत भी काफी प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम की खड़ाऊं रखकर शासन किया। वहीं नाट्य शास्त्र की रचना करने वाले भरत मुनि भी यही हुए हैं। मगधराज इंद्रधुम्न के दरबार में भी भरत ऋषि थे। मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा का जन्म देने और उनका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया है। उनके अधीन आने वाले भूभाग को भारतवर्ष कहा गया है। यजुर्वेद और जैन ग्रंथों में भारतवर्ष का जिक्र है। जैन परंपरा के मुताबिक ऋषभ देव के बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। स्कंद पुराण में भी ऋषभ देव के बेटे भरत का उल्लेख है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी इनका उल्लेख है। कहा जाता है कि ऋषभ देव के बेटे भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यजुर्वेद में बताया गया है कि किसी भी पूजा को करने से पहले संकल्प लेना जरूरी है। इसके लिए एक मंत्र भी है। इस मंत्र में एक जगह जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्ष से आता है। यजुर्वेद की रचना का समय 1400 ईसा पूर्व माना गया है। इसका सीधा मतलब है कि वेदों की रचना से पहले से ही इस भूभाग का
नाम भारत या भारतवर्ष था। विश्व के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में भी एक राजा का जिक्र है। यहाँ 10 राजाओं के युद्ध के बारे में बताया गया है, जिसमें भरत नाम के जनसमूह के राजा सुदास का नाम आया है। अग्नि पूजक भरतजन सरस्वती नदी या आज के घग्गर के कछार में बसने वाला समूह था। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ ये युद्ध करीब 7500 साल पहले हुआ बताया गया है। इस युद्ध में सुदास के त्रत्सु कबीले ने 10 राज्यों के संग पर जीत हासिल की। युद्ध में सुदास का साथ देने वालों को भरतजन या भरतों का संघ कहा जाता था, इसलिए उनके जीते हुए क्षेत्र को भारत कहा गया। ये देश के भारत नाम की सबसे प्राचीन कथा है। ईसा से कुछ 528 साल पहले का ईरान, जिसे तब फारस कहा जाता था, वहां डेरियस नाम के राजा का शासन था। डेरियस के लिखे कुछ शिलालेखों में हिंदू शब्द का जिक्र है। इन शिलालेखों के अनुसार डेरियस ने अपना राज्य सिंधु नदी की तलहटी तक फैला लिया था। इस इलाके को वो हिंदू कहा करता था। सिंधु संस्कृत का शब्द है। दरअसल फारसी भाषा में सा का उच्चारण नहीं होता, इसलिए सिंधु बन गया हिंदू। ऐसे ही सप्ताह बन गया हफ्ता। सप्त सिंधु को पारसी में हफ्त हिंदू कहा जाता था। पर्शिया में ही हिंदू में स्थान जोड़कर उसे हिंदुस्तान बना दिया गया, कुछ उसी तरह जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों के नाम बने। लंबे समय तक हिंदू शब्द धार्मिक नहीं बल्कि भौगोलिक पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। यहाँ बहुत से लोग मानते हैं कि उत्तर से आए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने दूसरे धर्म के लोगों को हिंदुस्तानी कहना शुरू किया, लेकिन ये सच नहीं है। पहला तो हिंदुस्तान नाम फारस से आया था, इस्लाम की स्थापना से बहुत पहले। दूसरा, जिन मुस्लिम राजाओं ने उत्तर भारत पर हमला किया, वो यहाँ के दूसरे मुस्लिम शासकों के लिए भी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग करते थे। मसलन बाबर नामा में बाबर ने लिखा है, सरहिंद के पास एक हिंदुस्तानी आया और उसने मुझे बताया कि वो सुल्तान इब्राहिम लोदी का दूत है। ऐसे ही खानवा में बाबर और राणा सांगा की लड़ाई हुई। कई मुस्लिम सरदारों ने बाबर का साथ छोड़ दिया। इस पर बाबर ने लिखा, हैबत खान संभल चला गया है, हिंदुस्तानी साथ छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल मुगल काल में हिंदुस्तान नाम का प्रचलन काफी बढ़ गया था, लेकिन उत्तर भारत के लिए ही इस शब्द का इस्तेमाल होता था, जबकि विंध्याचल के नीचे के इलाके को दक्कन कहकर पुकारते थे। ये बात कई मुगल दस्तावेजों में दिखाई देती है। अकबर या औरंगजेब सब खुद को हिंदुस्तान का बादशाह मानते थे, लेकिन साथ ही चाहते थे कि दक्कन भी पूरी तरह उनके कब्जे में आ जाए। चलिए अब हिंदुस्तान से इंडिया के सफर पर चलते हैं। पर्शिया में हिंदू शब्द कैसे पहुंचा ये हमने देखा। ईसा से कुछ 450 साल पहले पर्शिया और ग्रीस के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। कुछ वक्त तक पर्शिया ने ग्रीस पर शासन किया। इसके 150 साल बाद सिकंदर के वक्त में ग्रीस ने पर्शिया पर हमला किया। वो सिंधु नदी के किनारे तक आ गया। पर्शिया के कारण ग्रीसवासी सिंधु नदी के पार के इलाके को हिंद नाम से जानते थे। अब चूंकि ग्रीक भाषा में हा की ध्वनि साइलेंट होती थी, इसलिए उनके लिए ये नाम बदलकर बन गया इंड। यानी पर्शिया में सा शब्द को हा बोलते थे तो सिंधु का पहले हुआ हिंदू, और ग्रीक में हा की ध्वनि नहीं होती है तो हिंद का फिर हो गया इंड। यही इंड आगे चलकर इंडस, इंडिका, इंडिया बन गया। लैटिन भाषा में भी यही नाम प्रचलित हुआ और बाकी यूरोपीय लोग जो भारत के लिए इंडिया का इस्तेमाल करने लगे। यानी ये ग्रीस वासी थे जिन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया। ग्रीस इतिहासकार मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की एक किताब भी लिखी थी, जिसमें उसने मौर्य साम्राज्य का बखान किया है। यूनानी शासक सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब इसकी पहचान इंडिया के तौर पर हो चुकी थी। इतिहासकारों का कहना है कि 16वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान और भारत नाम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सरकारी दस्तावेजों से लेकर पत्राचार में हिंदुस्तान या भारत के बजाय इंडिया नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासकों की गुलामी और फिर दासता से आजादी के बाद आज तक भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया ही इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ ही ये नाम बदलने की चर्चा नई नहीं है। बहुत सारे देशों ने भी अपने नाम बदले हैं, जैसे सिलोन अब श्रीलंका है, बर्मा म्यांमार है, न्यू स्पेन मैक्सिको कहलाता है, रोडेशिया जिम्बाब्वे बन गया है, तो तुर्की को तुर्कीये बोलते हैं। वहीं ऐसे भी देश हैं जिनके कई नाम हैं। उत्तर कोरिया को स्थानीय भाषा में चोसोन कहा जाता है। दक्षिण कोरिया को कोरियन भाषा में हांगुक कहा जाता है। ट्यूनीशिया को अरबी भाषा में तुनेस कहते हैं।
अर्मेनिया को स्थानीय भाषा में हायास्तान कहकर पुकारते हैं। जॉर्जिया को स्थानीय जॉर्जियन भाषा में साक आर्त वेलो कहा जाता है। अंग्रेजी में रसिया और हिंदी में रूस को रूसी भाषा में रोसिया कहा जाता है। क्रोएशिया स्थानीय भाषा में हवात्स्का कहलाता है। एस्टोनिया को स्थानीय भाषा में एस्टी कहा जाता है। तो स्वीडिश लोग अपने देश को स्वेरिंगो के नाम से पुकारते हैं। नॉर्वे नॉर्वेजियन भाषा में नॉर्गे कहा जाता है। वहीं ग्रीस हेलास कहलाता है। और तो और स्विट्जरलैंड के फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और रोमांस भाषा में 4 नाम हैं। इसे स्विस, स्वाप्स, स्विजेरा और स्विजरा कहा जाता है। यूं तो देश का नाम भारत किए जाने की मांग संविधान निर्माण के समय से गाहे बगाए होती रही है, लेकिन इस बार नाम बदलने की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये खड़े हुए सवाल हैं कि क्या विपक्ष के गठबंधन के अपना नाम इंडिया रख लेने के कारण ये कवायद की जा रही है। वैसे इस वाली इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन। देखा जाए तो पक्ष या विपक्ष कोई कम नहीं है। जहां सरकार विपक्ष को बेदम करने के लिए इंडिया का भारत करने का सिगूपा छोड़ रही है, तो वहीं विपक्ष भी मोदी से मुकाबले के लिए इंडिया नाम की लाठी को छोड़ना नहीं चाह रहा है। हैरत इस बात की है कि यह वही भाजपा है जो पूर्व में देश का नाम इंडिया की बजाय भारत किए जाने का विरोध कर चुकी है, और इसी इंडिया गठबंधन के कुछ साथी देश का नाम इंडिया की बजाय भारत किए जाने की मांग उठा चुके हैं। चलिए अब जब ये बात भी निकल पड़ी है तो इसे जरा दूर तक लिए चलते हैं। देश का नाम इंडिया से भारत किए जाने की मांग पूर्व में भाजपा की तरफ से उठी ही है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तो नाम बदलने का प्रस्ताव तक पास हो गया था। साल 2004 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूर्व सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, जो कि जब मुख्यमंत्री थे, एक प्रस्ताव लाते हैं। इसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन कर इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया किया जाना चाहिए। सदन में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भी हो गया। इसके बाद 9 अगस्त 2012 को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक निजी विधेयक पेश किया। उन्होंने 3 बदलावों का प्रस्ताव रखा। ये 3 बदलाव आप सुनिए कितने महत्वपूर्ण थे। संविधान की प्रस्तावना में इंडिया शब्द के स्थान पर भारत रखा जाए। इंडिया दैट इज भारत वाक्यांश के स्थान पर एकल शब्द भारत रखा जाए। नंबर 3, संविधान में जहां भी इंडिया शब्द आता है वहां भारत शब्द रख दिया जाए। हालांकि शांताराम नाइक का कार्यकाल समाप्त होने के चलते इस बिल पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। वैसे शांताराम नाइक वर्ष 2010 में भी यही बिल पेश कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। उन्होंने भी बीजेपी के लोकसभा सदस्य के तौर पर 13 मार्च 2015 को लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। हालांकि इस पर भी चर्चा नहीं हो सकी। योगी ने मांग की थी कि संविधान में भारत को तो भारत रहने दिया जाए, लेकिन जहां जहां इंडिया है उसे हिंदुस्तान कर दिया जाए। नाम बदलने की इस मांग के बीच खास बात यह है कि मोदी सरकार पहले इस मांग को ठुकरा चुकी है। वर्ष 2015 में मोदी सरकार ने एक जनहित याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि देश का नाम इंडिया के बजाय भारत नहीं किया जाना चाहिए। तब केंद्र सरकार ने कहा था, अनुच्छेद 1 में किसी भी बदलाव पर विचार करने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तब सरकार ने इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, नाम पर अपनी सहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी देश का नाम बदलने की याचिका वर्ष 2015 और 2020 में ठुकरा दी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश का नाम केवल भारत किया जा सकता है? संविधान के जानकार कहते हैं कि देश का नाम बदलने के लिए संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार को संसद में कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। वहीं आधे से एक अधिक राज्यों की सहमति भी इस पर लेनी पड़ेगी। अब जरा नाम बदलने पर होने वाले खर्चे पर बात कर लेते हैं। हर बदलाव खर्चा लेकर आता है। मान लीजिए कि अगर देश का नाम बदला जाता है तो इसके साथ ही इंडिया नाम वाले भवनों व योजनाओं के नाम बदले जाएंगे। इंडिया नाम से जुड़े सभी दस्तावेजों में को बदलना पड़ेगा। अब चूंकि विदेशों में देश को भारत की बजाय इंडिया नाम से जाना जाता है, आज के बाजारवाद के इस युग में वहां पर भारत नाम की ब्रांडिंग में भी काफी खर्चा होगा। साउथ अफ्रीका के एक वकील हैं
डेरेन ओलिवियर, उन्होंने इस खर्चे को मापने का एक तरीका निकाला है। ओलिवियर ने देशों में नाम बदलने की प्रक्रिया की तुलना किसी बड़े कॉरपोरेट घराने की रीब्रांडिंग एक्सरसाइज से की है। एक बड़े कॉरपोरेट हाउस की औसत मार्केटिंग कॉस्ट उसके रेवेन्यू का 6% होती है। वहीं रीब्रांडिंग एक्सरसाइज का खर्च कंपनी के मार्केटिंग बजट का 10% तक हो सकता है। ओलिवियर ने साल 2018 में साउथ अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड का नाम बदले जाने पर ही यह मॉडल विकसित किया था। स्वाजीलैंड का नाम बदलकर एस्वातिनी रखा गया है। ओलिवियर के मॉडल के मुताबिक स्वाजीलैंड का नाम बदले जाने का खर्च लगभग 500 करोड़ रुपए आया था। इस आंकड़े को निकालने में ओलिवियर ने देश की राजस्व कमाई वाला फॉर्मूला लगाया। साल 2023 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत की राजस्व प्राप्ति 23,84,000 करोड़ रुपए थी। राजस्व के इस आंकड़े के आधार पर ओलिवियर मॉडल के मुताबिक भारत का नाम बदलने की प्रक्रिया में लगभग 14,304 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। साल 2018 में यूपी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इलाहाबाद का नाम बदलने पर राज्य सरकार का 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुआ। तो ये थी भारत बनाम इंडिया विवाद की पूरी कहानी। चलते चलते एक दिलचस्प बात आपको और बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही इंडिया नाम का विरोध है। देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को भी इंडिया नाम से आपत्ति थी। इतिहासकार जॉन की ने अपनी किताब इंडिया अ हिस्ट्री में लिखा है कि वैसे तो इंडिया शब्द पर कोई विवाद नहीं था, क्योंकि नए मुस्लिम देश के लिए मोहम्मद अली जिन्ना इस्लामिक नाम पाकिस्तान चुन चुके थे। जॉन की लिखते हैं, आज़ादी के शुरुआती दौर में भारत एक अच्छा नाम था, क्योंकि इंडिया शब्द औपनिवेशिक उपहास से बहुत ज्यादा प्रभावित था। उनके मुताबिक इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि संस्कृत के पूरे साहित्य में कहीं भी इंडिया शब्द का जिक्र नहीं है। न बौद्ध या जैन ग्रंथों में यह नाम पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में बोली जाने वाली किसी दूसरी भाषा में भी यह शब्द मौजूद नहीं है। जॉन की के अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना का यह मानना था कि कोई भी देश ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए इंडिया नाम को नहीं अपनाना चाहेगा। हालांकि जिन्ना की यह बात उस समय गलत साबित हुई, जब आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटेन ने नेहरू की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि उनके देश को इंडिया कहकर बुलाया जाए। जॉन की आगे लिखते हैं कि माउंटबेटन के मुताबिक जिन्ना को जब यह पता चला कि नेहरू और कांग्रेस भारत को इंडिया कहलाने जा रहे हैं तो वो बहुत गुस्से में थे। इतिहासकार जॉन की के अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना की आपत्तियों की एक बड़ी वजह यह थी कि बुनियादी तौर पर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को इंडिया कहा जाता था, जिसका ज्यादातर हिस्सा विभाजन के बाद अब पाकिस्तान में है। वैसे हमारे देश में छिड़ी भारत बनाम इंडिया नाम की इस लड़ाई में पाकिस्तान भी दिलचस्पी दिखा रहा है। हाल ही में साउथ इंडिया इंडेक्स ने भी अपने ट्वीट में दावा किया है कि अगर भारत इंडिया नाम को अधिकृत रूप से छोड़ता है तो पाकिस्तान इंडिया नाम पर अपना दावा ठोक सकता है। तो सचमुच टीवी पर आज के लिए बस इतना ही। आपने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे प्रसारित करने में लाइक, शेयर और कमेंट कर मेरा सहयोग कीजिए। सचमुच टीवी पर आपसे पुनः भेंट होगी। अभी के लिए मुझे दीजिए अनुमति। राधे राधे।